एबीपी 24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली किसानों को वित्तीय मदद की 8वीं किस्त पहुंचने वाली है। किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपए की 3 किस्त के जरिए 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 रुपए ट्रांसफर किए थे। हालांकि बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके खाते में छठी और 7वीं के पैसे अभी भी नहीं आए हैं, जिसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर किसानों के खातों में जल्द ही 8वीं किस्त पहुंचने वाली है, लेकिन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के 1.68 लाख से अधिक किसानों की 7वीं के पैसे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। किसानों की किस्त रुकने का दूसरा मामला राजस्थान का है, जहां 11,346 किसानों की किस्त बाकी है। आंध्र प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, जहां पर भी किसानों के पास उनकी 7वीं किस्त नहीं आई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आए दिन मोदी सरकार पर हमलावर रुख अपनाए हुए नजर आते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर मुहावरों के जरिए मोदी सरकार पर तंज कसा है। भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भारत के विभिन्न मुद्दों बेरोजगारी, जीडीपी, बजट सत्र, कृषि कानून आदि मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेरते रहते हैं। तो वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर से कुछ मुहावरों के जरिए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, उंगलियों पर नचाना, केंद्र सरकार आईटी डिपार्टमेंट, ईडी, सीबीआई के साथ यह करती है। भीगी बिल्ली बनना, केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। तो वहीं राहुल गांधी ने कल हाथरस के बुलंदशहर में बेटी से छेड़छाड़ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने गए पिता को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बेटी ने पिता की अर्थी को कंधा दिया था। राहुल गांधी ने बेटी द्वारा पिता की अर्थी को कंधा दिए जाने की तस्वीर साझा करते हुए कहा, भाजपा शासन में उत्तर प्रदेश दिन पर दिन बदतर प्रदेश बन रहा है। इस कानून व्यवस्था से कोई भी अछूता नहीं है, यह हर समुदाय के लिए अभिशाप है। जिसे कुछ क्षण पहले राहुल गांधी ने बेरोजगारी को लेकर कहा था, छात्रों के सवाल का बेरोजगारी के इन सालों का व्यवसाय में पड़े तालों का हिसाब दो। विदेश मंत्रालय ने मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दौरान बताया, भारत चाबहार दिवस मनाएगा। इस आयोजन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अफगानिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्री हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री ने 2 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैरीटाइम समिट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया था। इस शिखर सम्मेलन में भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाने में मदद मिली है। इस योजना में कई देशों के सीईओ और राजदूत शामिल हुए। इस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत के तटों पर हमारी सभ्यताएं फली फूली हैं। समुद्र हमारे राष्ट्र का एक समृद्ध इतिहास रहा है। भारत के बंदरगाहों को प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र का हिस्सा बताया था। तो वहीं आज विदेश मंत्री उद्घाटन भाषण देंगे और पत्तन, पोत, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी सत्र को संबोधित करेंगे। इसके बाद 2 वेबिनार आयोजित किए जाएंगे, जिसमें बंदरगाह के बुनियादी ढांचे के विकास और क्षेत्रीय संपर्क वाला कारोबार को बढ़ावा देने के मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। महंगाई की मार से आम आदमी प्रतिदिन परेशान हो रहा है, तो वहीं बढ़ती हुई महंगाई के विरोध में कांग्रेस विधायक धरने पर बैठे हुए हैं। इतना ही नहीं, विधायक गैस सिलेंडर लेकर विधानसभा भी पहुंचे। बढ़ती हुई महंगाई से आम आदमी के घर का बजट बिगड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर गरीब और मध्यम वर्ग के लिए घर चलाना मुश्किल हो रहा है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसेठ गैरसैंण में आज प्रदेश सरकार की ओर से करीब 59,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। सत्र के पहले दिन विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह को श्रद्धांजलि दी गई और महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन करते हुए गैस सिलेंडर लेकर विधानसभा में हाजिरी लगाई। बजट में सरकार पर्यटन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र पर फोकस कर सकती है। चुनावी वर्ष होने के कारण इस बार अत्यंत लुभावना हो सकता है। सरकार रोजगार के मोर्चों पर मनरेगा जैसी योजनाओं का सहारा ले सकती है। प्रदेश सरकार की ओर से इस बार करीब 13,000 करोड़ रुपए का योजना
आशंका जताई जा रही है। महामारी को देखते हुए उपजी स्थितियों को मद्देनजर इस बजट में हर वर्ग को किसी न किसी रूप में राहत देने की कोशिश की जा सकती है। योजना आकार बढ़ाकर सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी दबाव दे सकती है और रोजगार परक योजनाओं का दायरा भी बढ़ाने की आशंका है। टीएमसी ने कोविड-19 सर्टिफिकेट और विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के विज्ञापन पर प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल चुनाव संहिता का उल्लंघन बताते हुए इसे हटाने की मांग की है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक स्तर पर माहौल काफी गर्म हो गया है। ऐसे में ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम ने कहा, प्रधानमंत्री विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। राजनीतिज्ञ होने के नाते वह अपनी पार्टी के लोगों से समर्थन मांगेंगे। ऐसे में वैक्सीन सर्टिफिकेट ऑफ पेट्रोल पंपों पर विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का प्रचार करते पोस्टरों में प्रधानमंत्री की तस्वीर मतदाताओं को लुभाती है और यह आचार संहिता का उल्लंघन है। इस संदर्भ में पार्टी नेताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल के चुनाव अधिकारियों से मुलाकात भी की है और अधिकारियों से तस्वीर हटाने की मांग की गई है। टीएमसी के नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर हर योजना पर लगे होने से चुनाव के प्रचार पर दुष्प्रभाव पड़ता है। उन्होंने सर्टिफिकेट और पेट्रोल पंप पर लगी प्रधानमंत्री की तस्वीर को हटाए जाने के लिए अधिकारियों से बात की है। इससे पहले टीएमसी के राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने आरोप लगाते हुए कहा था कि चुनाव तिथियों के ऐलान के बाद कोविड-19 वैक्सीन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की तस्वीर को प्रचार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। टीएमसी द्वारा लगाए गए इन आरोपों को आधारहीन करार दिया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा, वैक्सीन लगाने का अभियान चुनाव की तिथियों की घोषणा से पहले शुरू हुआ था और यदि चुनाव की घोषणा से पहले कोई भी सरकार प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो वह जारी रहता है। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर एक बार फिर से नजर आने लगा है। देश के 6 राज्यों में संक्रमण के मामले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। भारत के 6 राज्य गुजरात, कर्नाटक, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिस वजह से सरकार की चिंताएं बढ़ गई हैं। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस मामले पर कहा कि सरकार के लोगों की सुविधा के अनुसार सप्ताह में किसी भी दिन और किसी भी समय टीकाकरण करने की मंजूरी दी है। आगे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, इस कदम से लोगों को आसानी होगी। अस्पतालों ने भी इस कदम का स्वागत किया है। अस्पतालों का कहना है, सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से जहां एक तरफ लोगों को आसानी होगी तो वहीं दूसरी ओर टीकाकरण के समय अस्पताल में जो भीड़ लगती है वह भी नहीं लगेगी। लोग आसानी से टीका लगवा सकेंगे और अस्पताल में भीड़ भी कम रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा, अब लोग सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार टीका लगवा सकते हैं। इस महामारी से निपटने के मकसद से सरकार द्वारा टीकाकरण को तेजी से बढ़ाने का काम किया जा रहा है, जिस वजह से टीका लगवाने संबंधित समय की बाध्यता हटा दी गई है। हम लोग अपने समय के अनुसार अपनी सुविधा अनुसार अस्पताल में जाके कोविड-19 का टीका लगवा सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री लोगों के स्वास्थ्य एवं देशवासियों के समय की अहमियत समझते हैं, इसलिए सरकार ने टीकाकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए समय की बाध्यता समाप्त कर दी है। 16 जनवरी को स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगने से यह अभियान प्रारंभ हुआ था। जिन लोगों ने 16 जनवरी से टीके की पहली खुराक ली थी उन्हें 28 दिन बाद 13 फरवरी से दूसरी खुराक दी जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर टीकाकरण का दूसरा चरण प्रारंभ करते हुए 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक लोगों का टीकाकरण प्रारंभ हुआ था। इस चरण में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं उनका भी टीकाकरण किया जाएगा। भारत के ज्यादातर राज्यों में मौसम तेजी से बदल रहा है। तापमान में वृद्धि देखी जा रही है। भारत मौसम विभाग के अनुसार मौसम में तेजी से बदलाव की आशंका जताई जा रही है। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश हिस्सों में 4 मार्च तक बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तो वहीं भारत के विभिन्न राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में तापमान बढ़ने से लोगों को परेशानियां होने लगी हैं। तो वहीं पंजाब में बारिश की संभावना जताई है। पश्चिम हिमालय क्षेत्र में एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है। यह 5 मार्च तक प्रभाव डालना शुरू कर देगा, जिस वजह से 8 मार्च तक इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी और बारिश होने की आशंका है, जिस वजह से हिमालय के विभिन्न राज्य लद्दाख, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गिलगित बाल्टिस्तान और
और मुजफ्फरनगर जैसे राज्यों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आगामी 2-3 दिनों तक नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में तेज गरज के साथ बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 7 मार्च पंजाब में हल्की बारिश होने की संभावना है। दिल्ली में इस हफ्ते मौसम काफी मिला जुला दिखाई देने वाला है। 5 मार्च तक दिल्ली में ठंडी हवाएं चल सकती हैं, तो वहीं 8 मार्च तक राजधानी का अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक रह सकता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले स्थित सिमलीपाल नेशनल पार्क में पिछले 11 दिनों से आग का कहर जारी है। इस आग में करीब 1/3 पार्क झुलस गया है। सिमलीपाल नेशनल पार्क में लगी आग प्रतिदिन बेकाबू होती जा रही है। स्थिति का जायजा लेने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घटनास्थल पर पहुंचे और अधिकारियों को आग पर काबू पाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आग को रोकने के लिए स्थिति की समीक्षा कर जल्द से जल्द हालात को बेहतर बनाने और आग को काबू करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने जारी किए हैं। इससे पहले स्थिति का जायजा लेने के लिए एक उच्च स्तरीय दल भेजा गया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्थिति को लेकर चिंता प्रकट की और दानावल के नियंत्रण में कार्यवाही के आदेश दिए हैं। 11 दिन से लगी आग और नए क्षेत्रों में फैल रही है। उड़ीसा के वन एवं पर्यावरण मंत्री के अनुसार इन कारणों का पता लगाने के प्रयास किया जा रहा है और आग पर काबू पाने एवं स्थिति की पड़ताल की जा रही है। आज पीसीसीएफ घटना से जुड़ी जानकारी की रिपोर्ट पेश करेगा। मयूरभंज में 2750 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे राष्ट्रीय उद्यान में यह आग लगी है, जो रसगोविंदपुर और मुरादा क्षेत्र में फैल चुकी है। भारत में कोरोना संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ने लगा है। आज संक्रमण के मामलों में भारी वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना के 17,407 मामले सामने आए हैं। प्रतिदिन बढ़ते आंकड़ों के कारण लॉकडाउन की अटकलें लगना शुरू हो गई है। लोगों की लापरवाही का खामियाजा साफ नजर आ रहा है। टीकाकरण के बाद से मामलों में गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ था, लेकिन लोगों ने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि संक्रमण के मामलों में एक बार फिर से वृद्धि दिखाई दी है और खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा है। 17,407 मामले सामने आने के बाद भारत में कुल संक्रमण का आंकड़ा बढ़कर 1,11,56,000 को पार कर गया है। तो वहीं 89 लोगों की मृत्यु के बाद मरने वालों की संख्या लगभग 1,57,000 के पार पहुंच गई है। 14,031 लोगों ने इस महामारी को मात दी है, जिससे अब तक रिकवर होने वालों की संख्या लगभग 1,08,26,000 के पार चली गई है। इस समय भारत में एक्टिव केसेस की संख्या 1,73,413 है और 1,66,16,048 लोगों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। अब तक प्रदर्शन में 60 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। म्यांमार में तख्तापलट के बाद से लगातार लोग अपने नेता आंग सान सू की रिहाई की मांग कर रहे हैं। देश में हालात प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे हैं, तो वहीं सैन्य, सरकार और पुलिस द्वारा प्रदर्शन को रोकने के लिए बल का प्रयोग किया जा रहा है। पुलिस प्रदर्शनकारियों को गोली भी मार रही है, जिसमें अब तक 60 प्रदर्शनकारियों की जान जा चुकी है। रविवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस द्वारा हिंसक कार्रवाई की गई थी, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई। सैन्य सरकार ने मीडिया एजेंसियों पर भी कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया है और मीडिया से जुड़े 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगर उन पर लगे आरोप सिद्ध होते हैं तो उन्हें 3 वर्ष की कैद हो सकती है। पोप फ्रांसिस ने कहा, म्यांमार के लोगों की उम्मीद को हिंसा से दबाया नहीं जा सकता। राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाना चाहिए। वर्ष 2017 में म्यांमार का दौरा करने वाले ईसाई धर्मगुरु ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी दखल देने की गुहार लगाई है और कहा, म्यांमार की युवा बेहतर भविष्य के हकदार हैं, जहां पर नफरत और घृणा का कोई स्थान नहीं हो।